हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स के लिए सिलेबस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, पेपर 3। तो हम पढ़ रहे हैं जेपीएच की बुक का डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बुक के इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। राइटर है इसके बंसल JL धामी HS। तो एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं। तो 3.3 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8, 9, 10 आज करेंगे। तो मेथड है हमारा चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। x को z में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, सेम उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैं उसी में से आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज सॉरी ये नहीं है। ये अपनी एक्सरसाइज 3.2 है, हम करें 3.3। ये अपना क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू x की पावर 4। इसको हम करेंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर पी क्यू आर की वैल्यू लिखते हैं। तो फिर हमें लिखना है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। तो द गिवन इक्वेशन में भी रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। कर दिया ना हमने चेंज। अब पी हो जाएगा P1 में चेंज, डी वाई अपॉन डी जेड क्यू हो जाएगा Q1 में चेंज, y इक्वल टू R1। अब यहाँ पे रिलेशन लिखना पड़ेगा P में, P1 में और P में, Q1 में और Q में, R1 में और R में। तो अब हमें Z इस प्रकार से चूज़ करना है कि Q1 तो कांस्टेंट आए और P1 या तो नॉर्मली 0 ही आता है हमारे पास, या फिर कोई कभी कभार हमारे पास कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। तो ये चूज़ करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ इमेजिन करनी पड़ती है और Q1 के लिए ओनली एक चीज़ इमेजिन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए आसान रहता है। तो हमने Q1 मान लिया 4 क्यों माना, कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन होना वही चाहिए जो हमारे पास Q में रहे। तो यहाँ पे 4 हमें दिख रहा है, तो 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया। 4 के लिए Q की वैल्यू हमने लिख दी। अब नीचे होती है डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। कंपेरिजन करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स आएगी, ये हमारे पास जेड की वैल्यू। अगर इस फॉर्मूले से हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू से हम P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि P1 में इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास P1 की वैल्यू 0 आएगी, R1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी रिड्यूस इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। P1 की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर 0 हो जाएगा हमारा। फिर हो जाएगा Q1 y इक्वल टू R1, ठीक है। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका हम CF और PI निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, 2 डिग्री है तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। वहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे और PI निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में
इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी अपॉन डी जेड को कैपिटल डी लिखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर है तो कैपिटल डी का स्क्वायर वाई प्लस 4y, वाई को हम बाहर लेंगे तो कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस 4, फिर वाई को रख के कैपिटल डी स्क्वायर बटे 4 नीचे आएगा। तो देखो आगे हम देखते हैं, ये हमने यहाँ से m की वैल्यू निकाली और m की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 आइटा, 2 आइटा है, आइटा आता है तो यहाँ शिफ्ट की वैल्यू कोस और साइन में आती है। तो यहाँ पे कोस 2z साइन 2z, यहाँ पे ओनली आइटा आता तो कोस 1z इंटू साइन 1z। तो अब लास्ट में हम जब आंसर लिखेंगे तो जेड को एक्स में कन्वर्ट करना है हमको, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पी आई निकालेंगे, पी आई के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, डी स्क्वायर प्लस 4 कैसे है मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ से हम 4 को बाहर लेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर बटे 4 बन जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये 1 प्लस 4 तो ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऊपर लिख दिया तो इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको। अब इनवर्स की फॉर्म में तो इसको 1 प्लस एक्स माइनस 1, इस तो ये फॉर्मूला हमें खोलना पड़ेगा, इसका जब विस्तार करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अभी वो मतलब इनफाइनाइट तक होता है, वो हमें लिखना कितना जितना हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो ये मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो डी की पावर 2 तक लिखेंगे, उसके आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तीसरी बार तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने इसको ओपन कर दिया। तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका फॉर्मूले का विस्तार होता है, देखो मैं लिख के बताता हूँ। जो 1 प्लस एक्स इनवर्स हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, इसे माइनस प्लस चलता रहेगा। तो यहाँ हमने 2 0 तक लिख लिया, यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी आएगा माइनस। तो अब एक्स स्क्वायर बाई 2 है, हम इसे लिखेंगे जेड में लिखेंगे कि सॉरी यहाँ पे है तो सही, लेकिन हम हमारी इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज कर दिया था एक्स से जेड में, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम जेड लिखेंगे। अब डायरेक्ट तो जेड लिख नहीं सकते, एक्स और जेड में जो रिलेशन है वही हम लिखेंगे। तो जेड में एक्स में रिलेशन हमारे पास यहाँ से है, ये हमारा रिलेशन है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को जेड लिख सकते हैं हम। तो सेम यही किया हमने, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे 2 बच गया, फिर इसको मैं जेड कर दिया। अब ये पावर 1 में हो गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जेड का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे 0, तो जेड प्लस 0, तो 1/2 जेड। फिर से लास्ट में इसको एक्स की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये सी एफ की वैल्यू, ये पी आई की वैल्यू, ये हमारा टोटल कंप्लीट आंसर हो गया। इसी तरह से 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारी पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये हमारी आर की वैल्यू। तो ये हमें लिखना है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन जेड प्लस Q1y इक्वल टू R1। P1 और P में रिलेशन लिखना पड़ेगा, Q1 और Q में रिलेशन लिखना पड़ेगा, ऐसे ही R1 और R में रिलेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें Z चूज़ करना है, चूजिंग Z सच दैट Q1 हमारा कांस्टेंट है। Q1 कांस्टेंट हमने 1 लिया है। 1 क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो Q में हमारे पास 4x स्क्वायर 4 भी है 1 भी है, हम चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, 4 से भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने 1 लिया है तो इस बार हम 1 से करते हैं। तो 1 लेने के लिए ऊपर नीचे सेम लेनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे 4x² e की पावर -2, ये तो क्यू की वैल्यू आ गई, नीचे सेम रखेंगे। अब फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे, क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, तो इसे कंपैरिजन करेंगे तो dz/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x e की पावर -x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d²z/dx² आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से P1 की वैल्यू आएगी, P1 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम रखेंगे dz/dx और d²z/dx², तो ये हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई 0, R1 की वैल्यू आ गई 1 + x e की पावर -x। अब तो हमारे पास जो इक्वेशन है, रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी d²y/dz² + y बराबर -z/2। अब z/2 कैसे आया, ये हमारे पास x की फॉर्म में है R1 की वैल्यू, इसको z के रिलेशन के साथ लिखेंगे, z की फॉर्म में लिखेंगे तो -z/2 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से हमारे पास z में और x में रिलेशन यहाँ पे है, तो इसी से हम लिखेंगे। यहाँ से e की पावर -x कॉमन आ गया, फिर e की पावर -x कॉमन आ गया, तो अंदर x + 1 बचेगा, सेम वही है ना। तो ये फिर से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका CF निकालेंगे, यहाँ से इसका PI निकालेंगे, तो CF आएगा इसका, CF के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो m² + 1, m की वैल्यू ± आइटा, आइटा है तो cos z और sin z, तो PI आ गया इसका -1/2, CF लिख दिया, PI आएगा -1/2 1 + d², क्योंकि d² + 1, और ये -1/2 ऐसे कैसे, z ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऊपर लिखेंगे तो इन्वर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर पिछले वाले क्वेश्चन में किया सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका वैल्यू आएगी -z/2, ठीक है। तो यहाँ से z को फिर से x की फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा PI आ गया, तो टोटल हमारा y की वैल्यू आएगी CF + PI, तो C1 cos -2 e की पावर x + 1 + C2 sin -2 e की पावर -x + 1 + e की पावर -x इंटू x + 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, इसको हम करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, यहाँ से P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू हमने लिख दी, और चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x to z, द गिवन इक्वेशन में भी रिटर्न एज d²y/dz² + P1 dy/dz + Q1 y = R1। यहाँ से P1 और P में हम रिलेशन लिख देंगे, Q से Q1 में और R से R1 में। तो Z हमें चूज़ करना है, Z चूज़ करेंगे तो Q1 कॉन्स्टेंट मान लिया हमने 4 कॉन्स्टेंट क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे Q में हमें 4 दिखाई दे रहा है, तो हम 4 मान लेंगे, ठीक है। तो ये 4 हमने मान लिया, तो dz/dx हमारा x आ गया, कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d²z/dx² की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन करके z की वैल्यू निकालेंगे। अब इन दोनों वैल्यू से हम P की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ P1 की वैल्यू 4 आई है कि वह 0 नहीं आई, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। R1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू P1 Q1 और R1 सॉरी तीनों वैल्यू हम रखेंगे हमारे रिड्यूस्ड इक्वेशन में, तो वो आ गई हमारे पास d²y/dz² + 4dy/dz + d4y = 2। तो CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे। इसका CF के लिए ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, 2 कोटि का है, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का है तो m², फर्स्ट ऑर्डर में 4 है तो 4m + 4 = 0, ठीक है। 0 लेके हमने m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू -2 सेम आई है, तो सेम आती है तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट 1 + z कांस्टेंट
2, उसके बाद e की पावर -2z। ये समझो यहाँ पे -1 और -1 आती तो हम क्या करते, C1 प्लस कॉन्स्टेंट z कॉन्स्टेंट 2 e की पावर -1z, ऐसे आती CF की वैल्यू। अब PI की वैल्यू 2 के अपॉन में लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख के, सिंबॉलिक क्या आएगा इसका, तो देखो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आपके पीछे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। हालांकि MSc के स्टूडेंट हैं, ये तो आता ही होगा। इसको हम लिखेंगे d इक्वल टू डी अपॉन डी जेड, तो ये हो जाएगा d² y प्लस 4 dy प्लस 4y। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो d² प्लस 4d प्लस 4y इक्वल टू 2। और y छोड़ के इसको हम इसे 2 के अपॉन में लिख देंगे, सेम वही किया हमने, 2 अपॉन d² प्लस 4d प्लस 4। तो यहाँ से हम देखो इमेजिन कर सकते हैं, 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0, और जब e की पावर 0 हो तो पावर में जो भी हो उसको हम d की जगह पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 की पावर 2 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 4, 2/4 इक्वल टू 1/2। ये PI की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो y की वैल्यू CF प्लस PI। तो ये हमारा y की कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हमारी एक एक्सरसाइज पूरी होती है। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम 3.4 है, उसमें मेथड यूज़ करेंगे मीन्स ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर, इसका हम फैक्टर करेंगे। ये आगे वाली वीडियो में बताएंगे हम आपको। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय।